हेलो फ्रेंड, मैं अनिल साक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंकिंग ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था। अब मैं पूरी तरीके से फिट हो गया हूं और अब कंप्लीट वीडियो हर रोज़ आएंगे। तो दोस्तों इस समय एसआई और कांस्टेबल का जो है शेड्यूल जारी हो गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ। तो मैं आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके बहुत ही उम्दा किस्म के क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये प्रैक्टिस सेट आप करिए तो शायद आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? रेडियस, अल्ना, टिबिया और फीमर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हम इस फिगर को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। तो इस फिगर में हम देखते हैं, सबसे पहले हड्डियों के बारे में जान लेते हैं। कुछ 4-5 हड्डियां हैं जो अक्सर आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो मैं उसी के लिए फिगर लेकर आया हूं। इस फिगर में आप देखिए आपके सामने एक हड्डी है। ये बाएं की हड्डी के बारे में पहले यहाँ से 2-3 हड्डियों के बारे में पूछता है, तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बना देता है। तो एक हड्डी है आपके सामने, ये देखिए एक हड्डी आपके सामने ये है। ये पूरी यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, ठीक है। पूरी हड्डी है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस हड्डी के बारे में हम जानते हैं ये कौन सी हड्डी है। ये हड्डी है फीमर। सिंगल हड्डी होती है जो हमारी आर्म होती है, जो हमारी बाहें होती है, उसके कोहनी से कंधे तक का जो हिस्सा होता है, इसको हम ह्यूमरस हड्डी बोलते हैं। ये देखिए इधर इस साइड में देखिए ये नाम लिखा हुआ है, ये ह्यूमरस हड्डी होती है, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं कोहनी से नीचे हथेली तक, इस पोर्शन में आते हैं, ठीक। ये पोर्शन जो रहा, इस पोर्शन में देखिए यहाँ पे हड्डी, दो हड्डियाँ पैरेलल रूप से दिखाई गई हैं, ठीक है। इसमें जो ये बाहरी हड्डी होती है इसको हम कहते हैं रेडियस, और ये जो होती है लेफ्ट साइड में, इसको हम कहते हैं अल्ना। इसको हम कौन सी हड्डी कहते हैं? अल्ना। तो ये दोनों नाम आपके सामने लिखे हैं। तो कभी भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि ह्यूमरस हड्डी कहाँ की है, तो बताएंगे आप ये बाहें में पाई जाती है। इस ऊपर के हिस्से को हिंदी में बाहें कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहाँ, बाह में होती है। और रेडियस और अल्ना हड्डी, इसको हाथ का पोर्शन कहते हैं, हाथ में पाई जाती है। रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस, वैसे देखिए तीनों हड्डियां हाथ में पाई जाती हैं। उसके बाद हम आते हैं ये हथेली की हड्डी। इस दूसरे वाले फिगर में देखिए यहाँ ये जो कर्सर है, इस हड्डी को यहाँ पे कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल्स। इस हड्डी को हम कहते हैं कार्पल्स, ठीक है। तो अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कार्पल्स हड्डी कहाँ की है, और इसके नीचे का जो ये पोर्शन होता है, इसमें जो हड्डी होती है उसे कहते हैं मेटाकार्पल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हाथ की इन हड्डियों से ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये वाली हड्डी जो है आपकी ह्यूमरस होती है, ये वाली हड्डी आपकी रेडियस होती है, और इधर वाली हड्डी को अल्ना कहते हैं। तो अल्ना, रेडियस, ह्यूमरस ये हड्डियाँ जो हैं आपकी पाई जाती हैं हाथ में, ठीक है। और हथेली में कार्पल्स हड्डी होती है, और नीचे वाली जो हड्डी होती है उसे मेटाकार्पल्स कहते हैं, हथेली के ऊपर। अब जांग से कुछ हड्डियां पूछी जाती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, सिर्फ उतना ही बताएंगे जितना आपके एग्जाम्स पर्पज से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो ये देखिए जांग की जो हड्डी होती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हड्डी होती है इसको हम कहते हैं फीमर। ये देखिए नाम लिखा हुआ है फीमर। कौन सी हड्डी है? इसको हम कहते हैं फीमर, ठीक है। तो ये जो फीमर हड्डी होती है, जांग की हड्डी होती है, शरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी हड्डी होती है, ध्यान रखिएगा, ये वाली हड्डी, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, घुटने के नीचे इस पोर्शन में जब आप आएंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ पे भी दो हड्डियाँ पैरेलल रूप से हैं, ठीक है। एक मोटी है और एक पतली है। मोटी वाली हड्डी को टिबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टिबिया। कभी कभी हिंदी में लिख देता है ऐसे टिबिया, ठीक है। तो ये है। और ये जो पतली वाली हड्डी होती है, ये भी पैर की हड्डी है, इसको कहते हैं फीबुला, ठीक, फीबुला। तो ये फीबुला हड्डी होती है। तो यहाँ से ये टिबिया, फीबुला और फीमर के बारे में पूछा जाता है। तो हमें लगता है अब आपको बिल्कुल कन्फर्म हो गया है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन में आप में क्या लिखा हुआ है। तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो देखिए ये कौन सी होती है। अब हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी हड्डी जो है वो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगर सबसे भारी के बारे में पूछा जाए तो भी यही होगी।
अब हम कुछ हड्डियाँ और जानते हैं, जैसे सबसे मजबूत हड्डी कौन सी, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो ये जो हड्डी होती है आपके जबड़े में होती है। कहाँ होती है? जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और वो है आपका सबसे छोटी हड्डी। कौन सी हड्डी? ये जो क्वेश्चन आपका बनता है ये होता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ठीक है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है ये कान में होती है। कहाँ होती है? कान में। और इसका नाम होता है स्टेपीज। क्या नाम होता है इसका? स्टेपीज। तो बस इतने से ज़्यादा हड्डियों के क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से बनते हैं, तो आप बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, तो आपकी सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है, सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है जिसका नाम स्टेपीज होता है, और सबसे बड़ी और भारी हड्डी जो शरीर में होती है उसे फीमर कहते हैं। रेडियस अल्ना और फीमर ये पैर की हड्डियां हैं। ठीक है, रेडियस और अल्ना आपके हाथ में पाई जाती हैं। तो और टिबिया, फिबुला और फीमर ये पैर में पाई जाती हैं। रेडियस, अल्ना और एक होती है ह्यूमरस, ये कहाँ पाई जाती हैं? हाथ में पाई जाती हैं। तो आपने इस क्वेश्चन को देख लिया। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कहाँ चलते हैं? सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था। देखिए दोस्तों, 1991 में इसका आंसर है 1991। क्या हुआ था कि 1991 से पहले जो रूस है ये सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सोवियत संघ के नाम से इसे जानते थे। ठीक है, 1991 में ये टूटकर कई देशों में डिवाइड हो गया, और फिर जो हिस्सा बचा उसे हम रूस कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था, तो ये टूटा था 1991। अब यहाँ से रूस से कुछ और क्वेश्चन आते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर आपको जान लेना चाहिए। उन क्वेश्चनों में है विश्व का सबसे बड़ा देश। ठीक है, सबसे बड़ा देश। तो विश्व का सबसे बड़ा देश, और किससे? क्षेत्रफल की दृष्टि से। कैसे? क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है रूस। कौन सा है? रूस। अगर हम वहीं सबसे छोटे की बात करें, ये जान लीजिए कौन से है सबसे छोटा। ठीक, तो सबसे छोटा जो देश होता है वो है वेटिकन सिटी। ये हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं इनकी, वेटिकन सिटी। ठीक, तो रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, और सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगर वहीं हम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देखें, किससे? जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा देश कहें तो वो है चीन, और हमारा जो भारत है वो दूसरे नंबर पे आता है चीन के बाद, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। तो इतने क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से पता होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस स्थान से निकलती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। और ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये पड़ती हैं आपकी मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ती हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब नर्मदा नदी की अगर बात हुई है तो हम थोड़ा और इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐश्वर्य बनाने वाली नदी कौन सी है? ऐश्वर्य। ठीक है, ऐश्वर्य नदी बनाने वाली दो नदियां हैं, एक है नर्मदा, ठीक, और दूसरी है ताप्ती। ये ताप्ती नदी है। ये दोनों नदियां जो है ऐश्वर्य बनाती हैं, और ये अन्य नदियों की अपेक्षा पश्चिम की तरफ बहती हैं। किधर बहती हैं? पश्चिम की तरफ, और जाकर कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। और ये क्या बनाती हैं? ऐश्वर्य। लोग दोस्तों ऐश्वर्य के बारे में अगर आपको जानना है तो थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं। दो शब्द आपने पढ़े होंगे, एक होता है डेल्टा। क्या होता है? डेल्टा। और दूसरा होता है ऐश्वर्य। ठीक, तो ये डेल्टा क्या होता है? जब नदियाँ समुंदर से मिलती हैं, ठीक है, जब कोई नदी जाके समुंदर में मिलती है तो जहाँ मिलती है मुहाने के पास ये ले जाई गई मिट्टी को जमा करके
एक डेल्टा के रूप में चबूतरा बना देती है। जो मिट्टी जाती है वो समुद्र में जाके जम जाती है, निक्षेपित हो जाती है और डेल्टा बना देती है। तो ये नदियाँ जो डेल्टा बनाती हैं उन्हें तो उसको डेल्टा कहते हैं। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो समुद्र में जहाँ मिलती हैं वहाँ पर पानी बहुत गहरा होता है और पानी की हलचल ज़्यादा होती है, तो वो नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। और उस जब डेल्टा नहीं बनाती हैं तो उसे हम कहते हैं ऐश्वरी। क्या कहते हैं? ऐश्वरी। तो जो नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं वो हम कहते हैं कि ये नदी ऐश्वरी का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों ऐश्वरी बनाती हैं। दूसरी बात, ये दोनों ही नदियाँ जो हैं भ्रंश घाटी में बहती हैं। कहाँ बहती हैं? भ्रंश घाटी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भ्रंश घाटी में कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो ये जो नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदियाँ हैं ये हमारी भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती ये नदियाँ जो आपकी हैं भ्रंश घाटी में बहती हैं, ऐश्वरी बनाती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिम दिशा में बहकर ये अरब सागर में गिरती हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, वैसे तो केवल क्वेश्चन की बात करें तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अब बात करते हैं अरावली पे। अरावली पहाड़ियाँ भी, यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं राजस्थान में। कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अरावली पहाड़ियों का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो सबसे ऊंची जो चोटी है इसकी, उसका नाम है गुरु शिखर। क्या है? गुरु। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछते हैं अक्सर, गुरु शिखर। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि विश्व की सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो वो यही है, पुरानी चोटियाँ या पुराना पर्वत कौन सा है? तो वो है अरावली। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ जो है अरावली। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, यहाँ से एक नदी निकलती है, लूनी नदी। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? लूनी नदी। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। और लूनी नदी, इसकी सबसे खास बात यह है कि ये इन पहाड़ियों से निकलकर और कच्छ के रण, ये एक मैदान है गुजरात में, कच्छ के रण, तो कच्छ के रण में ये जाके विलीन हो जाती है। ये समुंदर तक नहीं पहुंचती है। दोस्तों, इस नदी के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, नदी का नाम है लूनी नदी। अरावली पर्वत के पश्चिमी हिस्से से निकलती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ये समुंदर तक नहीं पहुंचती है। तो चलिए, अरावली पहाड़ियों के बारे में जो हमने सीखा। और अमरकंटक की दूसरा है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? सबसे पहली बात तो ये केरल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? केरल में। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, कभी कभी केरल और तमिलनाडु की सीमा पे दे दी जाती है। क्या? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। ठीक है। दूसरी बात, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये पश्चिमी घाट पे भी, क्योंकि जो केरल के पास जो घाट है उसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट में पाई जाती है। पश्चिमी घाट में कहाँ पाई जाती है? केरल तमिलनाडु की सीमा में, कभी कभी केरल में। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो वो है दोदा बेट्टा। कौन सा है? दोदा बेट्टा। कभी कभी इसका नाम डोडा बेट्टा भी मिलता है देखने को, डोडा बेट्टा। तो नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में आप इतना कुछ जान गए। अब आते हैं सतपुड़ा पे। ये जो सतपुड़ा श्रेणी है ये भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। और ये पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में। ये तो चलिए, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चनों को आप अगर लिख लेंगे तो आपकी एग्जाम में ज़रूर यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो बेस्टिल जेल पर जनता के हमले से कौन सी घटना, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? 4 ऑप्शन है, फ्रांस की क्रांति, सोवियत संघ का विघटन, रूसी क्रांति और जार के पतन। तो दोस्तों, बेस्टिल जेल पर जनता ने जो हमला किया था उससे आपकी फ्रांस की क्रांति का जन्म हुआ था। और रूस की जो क्रांति आपकी हुई थी वो हुई थी 1971 में। कभी कभी यहाँ से पूछ लेता है सीधा सा क्वेश्चन कि रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1971 में। और बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? तो वो थी फ्रांस की क्रांति।
चलिए अब हम चलते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझाने के लिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, वनस्पतियों में अगर कोई हरा पार्ट है तो उसका कारण होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हरे रंग का होता है। ये वनस्पतियों के, पेड़ पौधों के जिस भाग में पाया जाता है वो भाग हरा होता है। कैसा हो जाता है? हरा। और अगर हम इसमें जानना चाहें, अब बाकी के ऑप्शन रह गए टिश्यू, ठीक है। तो अगर हम टिश्यू के बारे में जानना चाहें, टिश्यू क्या है, तो समान प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, समान प्रकार की कोशिकाएं, समान प्रकार की कोशिकाओं का ये क्या होता है? समूह होता है। अगर समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह है तो हम उसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अब हम चलते हैं जाइलम। जाइलम क्या होता है? जाइलम पौधे के अंदर पाई जाने वाली कुछ नलिका टाइप की लंबे लंबे रेशे टाइप के होते हैं। ये जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थ जो होते हैं जमीन से, जड़ें जमीन से क्या अवशोषित करती हैं? जल और खनिज पदार्थ। ये इनको पौधे के ऊपरी भाग में पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो जाइलम का काम होता है जल और खनिज पदार्थ को पौधों के अन्य विभिन्न भागों तक पहुंचाना। अब दूसरा आता है फिलोयम। तो देखिए पत्तियां क्या होती हैं? क्लोरोफिल और प्रकाश के माध्यम से क्या बनाती हैं? भोजन। और ये भोजन पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है फिलोयम, ठीक है। ये जो भोजन बनाती हैं पत्तियां, इस भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करती हैं। तो चलिए यहाँ हमने चारों ऑप्शन देखे। ये चारों ही ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्लोरोफिल का क्या काम है? ये पौधों को हरा रंग देते हैं। टिश्यू क्या होता है? ये समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। जाइलम क्या होता है? ये जल और खनिज पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। फ्लोएम क्या होता है? पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है बैंकिंग, न्यायतंत्र, कृषि और सूचना और प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों इसका आंसर है कृषि। तो अब ये क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है, आ जाएगा सही। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र को हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। और एक होता है द्वितीयक क्षेत्र। कौन सा होता है? द्वितीयक क्षेत्र। और एक होता है तृतीयक क्षेत्र, ठीक। इसको कहते हैं हम तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो काम आते हैं हमारे, वो मैनुअली होते हैं, जो आदमी अपने हाथ पैरों से करता है। उसमें आता है कृषि है, ठीक है, शिकार है, जो प्राथमिक लेवल पर लोग काम करते हैं। शिकार है, खनन है, तो मत्स्य पालन है, जैसे मछली पालन जिसको कहते हैं मत्स्य, ठीक। तो ये सारे काम जो है प्राथमिक क्षेत्र के। द्वितीयक क्षेत्र में जो काम आते हैं वो विनिर्माण से संबंधित होते हैं। कौन से? विनिर्माण से संबंधित, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ कारखाने में मशीनों के माध्यम से सामान बनाया जाता है। तो वो सारे आते हैं द्वितीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र होता है, इसमें सेवा से संबंधित काम आते हैं। कौन से? सेवा से। जैसे आपका यातायात है, इसमें क्या करती है गवर्नमेंट? लोगों को सेवा प्रदान करती है। यातायात है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, संचार व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है आपकी? स्वास्थ्य है, ठीक है। स्वास्थ्य व्यवस्था है, संचार है, ठीक है। इस टाइप की जो सेवा टाइप की, जिसमें गवर्नमेंट जो है लोगों को सेवा प्रदान करती है, उसको हम कहते हैं, ये तृतीयक क्षेत्र में आते। तो अब यहाँ से अगर आप देखें, आपसे क्वेश्चन पूछा गया भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, तो वो है कृषि, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। बैंकिंग आपकी जो है वो आ जाएगी तृतीय में, ठीक है। सूचना और प्रौद्योगिकी ये भी तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये क्वेश्चन नंबर 7। भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। ठीक है, तो देखिए गुजरात राजस्थान लोहे का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ ये भी यहाँ लोहा प्रमुख रूप से नहीं पाया जाता। प्रमुख रूप से जो लोहा पाया जाता है वो है उड़ीसा और झारखंड। उड़ीसा और झारखंड का क्षेत्र जो है ये उद्योग अयस्कों के माध्यम से बहुत ही रिच पार्ट है। तो उड़ीसा और झारखंड लोहे की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, इसमें कुछ खास समझाने के लिए नहीं है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, किसे लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसको जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है आपके बुद्ध। कौन? गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध से कुछ क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो पूछा जाता है कि बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो ये जन्म है 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है छोटी एग्जाम में, वो है इनके बचपन का नाम। क्या है? बचपन का नाम। मैक्सिमम लोग जानते हैं ये है सिद्धार्थ। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है सिद्धार्थ। और दूसरी बात, बुद्ध धर्म जो है ये पूछा जाता है किसमें विश्वास रखता है? तो ये पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। किसमें? पुनर्जन्म। तो ये पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। तो चलिए, बाकी के ये लोग हैं, गांधी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, इनके बारे में तो हम काफ़ी पढ़ेंगे, तो इन पर चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, इनके जन्म के बारे में पूछ लिया जाता है 563 ईसा पूर्व। आपको याद रहना चाहिए, बचपन का नाम सिद्धार्थ, और पुनर्जन्म में ये बुद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 क्वेश्चन नंबर 9। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो यहाँ पे आपको दिया गया भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और मोहिनी। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम यहाँ पे जो है ये केरल का है। तो मोहिनी अट्टम यहाँ पे आपका केरल का शास्त्रीय लोक नृत्य है, इसको ध्यान रखिए, अक्सर पूछा जाता है। अब बात आती है कथक। तो ये कथक आपका जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, और भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। तो चलिए, अब हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 10वां। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यहाँ हम बात करते हैं भारत देश का सबसे छोटा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, किसके? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा तो राज्य आपने देखा, वो है गोवा, लेकिन अगर सबसे बड़े की बात करें तो फिर कौन सा होगा सबसे बड़ा? तो ये होगा राजस्थान। कौन सा होगा? राजस्थान। अब कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से तो वो है सिक्किम। कौन सा होता है? सिक्किम। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अब यहाँ पे कभी कभी आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश किस नंबर का सबसे छोटा राज्य है? तो यहाँ पे 4 राज्यों की क्षेत्रफल के दृष्टि से क्रम देख लीजिए। सबसे बड़ा आप देख ही चुके हैं, वो होता है राजस्थान, उसके बाद होता है मध्य प्रदेश, और उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद होता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आपका चौथे स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बस इतने ही क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है, रजत पदक की बात हो रही है, लेकिन अगर ओलंपिक में भारत की कोई भी महिला जिसने कोई पदक जीता वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन सी है? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ये भारत की एक ऐसी महिला, कोई भी भारत की पहली महिला है ये जिसने ओलंपिक में पहली बार पदक जीता था। लेकिन अगर हम बात करें क्वेश्चन की, रजत पदक स्पेशल कर दिया, रजत पदक जीतने वाली पहली महिला भारत की जिसने ओलंपिक में रजत पदक जीता वो थी पीवी सिंधु। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 12वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 1920 में पूछा है कहाँ पर हुई थी, तो पहले तो वो जगह है नागपुर। नागपुर में 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक हुई थी, जिसे कभी कभी अधिवेशन भी कहा जाता है। बैठक को क्या कहा जाता है? अधिवेशन। तो अगर आपसे अधिवेशन पूछ ले तो घबराइएगा नहीं। अब बात हुई है कांग्रेस की, तो कांग्रेस आप जानते हैं कि बहुत पुरानी पार्टी है, देश आज़ाद हुआ था उसके पहले की पार्टी है, तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, कांग्रेस जो पार्टी है इसके बारे में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है आपसे स्थापना। ठीक है, क्या पूछता है? स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1885 में। दूसरा क्वेश्चन पूछता है किसने की थी? ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपसे किसने की थी, तो उनका नाम था, अंग्रेज रिटायर्ड ऑफिसर थे, ठीक है, उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम था? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, अगर हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा ए.ओ. ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। ये ए.ओ. ह्यूम थे, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। दूसरा पूछता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, तो घबराइएगा मत, ये मत सोचिए ए.ओ. ह्यूम होंगे, ये नहीं थे। प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय, उनका नाम था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या नाम था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। मैक्सिमम पूछा जाता है, याद कर लीजिए, ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ इन्हें नोट करते जाइए। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इतने क्वेश्चन कांग्रेस से आपको आना चाहिए। दूसरी बात, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस की जो पहली अध्यक्षता, केवल एक ही बार उन्होंने अध्यक्षता की, और वो की है 1924 के कांग्रेस अधिवेशन में। 1924। और कहाँ पर हुआ था ये हुआ था बेलगांव में। कहाँ हुआ था? बेलगांव में। बेलगांव में हुआ था, यहाँ पे महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो चलिए, काफ़ी क्वेश्चन हो गए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप इनको 100% याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, तो जिनजेकस किस रूप में प्रसिद्ध था? जिनजेकस किस रूप में प्रसिद्ध था? तो ये एक चित्रकार था, चिंतक था। कौन था? चिंतक। चित्रकार की अगर बात करें तो अमर्ता सेरगिल, ये अक्सर आपसे पूछा जाता है, अमर्ता सेरगिल। ठीक है, सॉरी यहाँ पे छोटी की मात्रा नहीं, अमृता शेरगिल है। ये भारत की प्रसिद्ध चित्रकार थी। कौन थी? भारत की प्रसिद्ध चित्रकार। तो चलिए, इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये, लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अब आपको यहाँ से कुछ लोक नृत्य के नाम पूछे जाते हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए, बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, और अक्सर ये आपकी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
तो लावड़ी नृत्य तो आपका महाराष्ट्र का है। एक आपसे यहाँ पे नाम पूछा जाता है गरबा। क्या पूछा जाता है? गरबा। तो ये गरबा कहाँ का है? गुजरात का। ये वो क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में ज्यों के त्यों मिल जाएंगे। ठीक है, गरबा लोक नृत्य आपका गुजरात का है। दूसरा एक नाम पूछा जाता है आपसे घूमर। घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? ठीक है, तो घूमर के साथ कभी कभी झूमर भी पूछ लिया जाता है। घूमर और झूमर ये जो लोक नृत्य हैं ये राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं? राजस्थान के। और एक लोक नृत्य बहुत पूछा जाता है वो है बिहू। कहाँ का? बिहू। और ये कहाँ का है? असम का। ठीक है, बाकी आप जान ही चुके हैं कथक जो है। ठीक है, कथक आपका कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक, एक और आपके सामने है कथकली। ठीक है, ये जो कथकली लोक नृत्य है ये आपका है केरल का। ठीक है, और एक और है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। तो ये ऐसे लोक नृत्य हैं जो आपको पूछ लिए जाते हैं। ये है आंध्र प्रदेश का। तो दोस्तों इतने आपको याद होना ही होना चाहिए अगर आप वनडे एग्जाम देने जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन, कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है? मुझे लगता है सभी लोग जानते हैं शांति का प्रतीक जो पक्षी है उसका नाम है कबूतर। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, कबूतर। अब यहाँ से हम कुछ और, अगर बात आई है पक्षी की तो हमको ये जान लेना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी। तो ये राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका नाम है मोर। एक पक्षी के बारे में और आपसे अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, वो है पेंगुइन। कौन सा है? पेंगुइन। ये पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो देखिए दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाने वाला दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव कहाँ पड़ता है? अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका में। तो या तो आपसे पूछ लिया जाएगा अंटार्कटिका या दक्षिणी ध्रुव दे दिया जाएगा, तो पेंगुइन पक्षी ये यहाँ पाया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 16वां, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथ जो होती है ये लार नहीं होती है। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन है आपका ए सही है। देखिए शरीर के अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जो तरह तरह के पदार्थों को उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, उत्सर्जित करती हैं, उन्हें ग्रंथि कहते हैं। एक होता है एड्रेनल ग्रंथि, ये अक्सर पूछ ली जाती है, एड्रेनल। ठीक है, इसको एक नाम से और जाने जाता है लड़ो और मरो हार्मोन। लड़ो मरो हार्मोन। ठीक है, लड़ो मरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये एड्रेनल हार्मोन होता है। ठीक, जब कभी लड़ाई होती है तो आपने देखा कितना भी कमज़ोर आदमी हो उसको अचानक बहुत अजीब सी ताकत आ जाती है, तो वो इसी हार्मोन के कारण आ जाती है। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। कभी कभी इसको और ये देख लीजिए लड़ो या उड़ो के नाम से भी कह दिया जाता है, लड़ो या उड़ो। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये क्वेश्चन नंबर 17। तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ आपसे पूछा गया डीएनए। डीएनए आप जानते हैं शरीर में पाया जाने वाला एक पदार्थ है डीएनए, जो आपकी जेनेटिक गुणों को आपकी संतानों तक पहुँचाता है। ठीक है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। कभी कभी आपसे और पूछ लिया जाता है आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म बताइए। तो आरएनए क्या होता है? ये होता है राइबो न्यूक्लियक एसिड। राइबो न्यूक्लियक, आधा का है न्यूक्लियक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लियक एसिड।
तो ये दो की आपको फुल फॉर्म हमेशा पता होना चाहिए, अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पीड में चलेंगे, टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता के चलें। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पीट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो ये दोस्तों आर्किटेक्चर की एक तकनीक है पीट्रा डेरा, इसका उपयोग भारत में ताजमहल के निर्माण में किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कई बार पूछा गया, तो इसको याद रखिए। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, इनके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। चार मीनार, ये चार मीनार कहाँ है? ये आपकी स्थित है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। चार मीनार जो है इसकी, ये आपकी हैदराबाद में है। और इसका निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद में स्थित है। दूसरा आता है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया ये आपका है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में स्थित है, समुंदर के किनारे स्थित है। अब आता है इंडिया गेट। इंडिया गेट ये आपका दिल्ली में है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए जो हमारे सैनिक थे उनकी यादगार में ये बनाया गया था। तो इंडिया गेट आपका दिल्ली में। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो वो होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला होता है इसका NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। अब एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों अभी बोर्ड पे जो है राइटिंग ठीक से नहीं बन रहा है, आप लोग जो है थोड़ा समझने की कोशिश करिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा सोडा? कास्टिक सोडा, ठीक है, सॉरी, कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक और पूछा जाता है आपसे, वो है ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा है? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो इसका आपको फॉर्मूला दे दिया जाता है या पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर है ये। कभी कभी इसका नाम व्यंजक चूर्ण भी लिखा होता है, व्यंजक चूर्ण, क्योंकि ये रंग हटाने के काम में आता है। रंग हटाने को कहते हैं व्यंजक, इसलिए इसको व्यंजक चूर्ण भी कहते हैं। एक और आपसे पूछा जाता है जिप्सम का सूत्र। किसका पूछा जाता है? जिप्सम, ठीक है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? कैल्शियम, ये यह है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.H2O, ठीक है, H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं इनके बारे में, इसलिए हमने तीनों को यहाँ बता दिया आपको। ब्लीचिंग पाउडर पूछा जाए या व्यंजक चूर्ण पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। जिप्सम पूछा जाता है या इसका नाम कैल्शियम सल्फेट पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है ये। अक्सर आपको ये फॉर्मूले दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें ब्लीचिंग पाउडर का कौन सा फॉर्मूला है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, GST का पूरा अर्थ क्या है? ठीक है, तो GST ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यही आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST।
तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं आज एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो आप हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अंग्रेजी में इसको कहते हैं, यही कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। एक और आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है CRR, बैंक से संबंधित है। इसका नाम होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। हिंदी में अगर कहेंगे तो कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये CRR की फुल फॉर्म और GST की आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। चलिए लगभग ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचे हैं। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सानिया मिर्जा, शिखा टंडन, शिवानी कटारिया, ये हैं आरती साहा। इसमें आपको कुछ भी बताना नहीं, कुछ भी समझना नहीं, बस सीधा सीधा होता है आरती साहा। तो इसको याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम पर्पज से, तो वनडे एग्जाम के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय जनतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय जनतंत्र, कहिए भारतीय लोकतंत्र, बात एक ही है। लोगों को अपने प्रतिनिधियों, सही है, तो लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। वित्तीय आपातकाल के समय लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है। सेना देश पर शासन करने की अनुमति देता है। सेना को लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए भुगतान देता है। ये सारे ही गलत हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, एक भी सही नहीं है। ये सही है कि लोकतंत्र में जो जनतंत्र होता है ये लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। लोग अपने हिसाब से वोट डाल के अपने नेताओं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो जाके संसद में पहुंचते हैं और आपकी इच्छाओं के आधार पर वो आपके लिए काम करते हैं, सरकार के सामने अपनी मांगे, आपकी मांगे रखते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है जनप्रतिनिधि। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। तो देखिए, पंचायत समिति, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। तो ये जो आपका क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं है, ये पूछा है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर बी। जो ग्राम समिति है ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में नहीं आती है। पंचायत व्यवस्था में सबसे नीचे स्तर पे जो आती है वो होती है ग्राम पंचायत। कौन सी होती है? ग्राम पंचायत। और दूसरे नंबर पे होती है आपकी विकास खंड। कौन सा होता है? विकास खंड पंचायत। ठीक है, और तीसरे पे होता है जिला परिषद। कौन सा होता है? जिला परिषद। ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। और ग्राम पंचायत से संबंधित जो हमारा संविधान संशोधन था, अक्सर पूछ लेता है पंचायत से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा था जिस संशोधन को करके इसे संवैधानिक बनाया गया था? वो है 73वां संविधान संशोधन। कौन सा है? पूछ लिया जाता है, याद रखिए, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब आप संविधान की बात हुई है तो कुछ बातें और हम करते हैं। आपकी जो उद्देशिका होती है, जो प्रारंभ में ही लिखी होती है, क्या होती है? उद्देश्य का। जब संविधान को आप पलटिए, पहला पेज खोलेंगे तो उस पर यही चीज़ लिखी होगी, उद्देश्य का। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एक्स्ट्रा लास्ट तक लिखी होती है, कई लाइन की होती है। तो इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। वो क्वेश्चन है जैसे एक शब्द इसमें अभी मैंने बोला था समाजवादी। ठीक है, और एक हमने बोला था पंथ निरपेक्ष। कौन सा बोला था? पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
ठीक है। अखंडता, ये 3 शब्द उद्देशिका में हमारे बाद में जोड़े गए। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय उद्देशिका में इन शब्दों को नहीं शामिल किया गया था। बाद में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारी उद्देशिका में कौन से शब्द बाद में जोड़े गए। इन तीनों में से कोई एक डाल देगा या तीनों डाल देगा। और कभी कभी पूछ लेता है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये संविधान संशोधन था 42वां, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपको बताते हुए चलेंगे। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित थी? तो दोस्तों आपने सुना होगा 1857 का विद्रोह, ठीक है। इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, सिपाही विद्रोह, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ में, ठीक है, मेरठ से ये शुरू हुआ था। और बेगम हजरत महल जो लखनऊ में वाजिद अली शाह की पत्नी थी, उनकी मृत्यु के बाद अपनी राज्य को यही संभाल रही थी। कौन? बेगम हजरत महल। वाजिद अली शाह, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। उनके ख़त्म होने के बाद, एक्सपायर होने के बाद बेगम हजरत महल उनकी पत्नी थी, वही उनकी शासन व्यवस्था को देख रही थी। तो इन्होंने इसी सिपाही विद्रोह में भाग लिया था जो 1857 में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, चलिए अभी नहीं, अभी और बचा है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये किसकी है? महात्मा गांधी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे और डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये सरदार वल्लभ भाई की दुनिया की सबसे ऊंची, ठीक है, विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है ये, ठीक है। विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। सॉरी, कहाँ पे है ये जो प्रतिमा है आपकी, ये बनी है गुजरात में, ठीक है। किसने बनवाई है? नरेंद्र मोदी ने। किस ज़िले में है? तो गुजरात के नर्मदा ज़िले में है, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे भी है, नर्मदा ज़िले में, जिला के अंदर है ये, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और चलिए इसी के साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ये स्लाइड कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं अपने सेशन को समाप्त करने के लिए। दोस्तों बहुत दिन बाद ये मेरा वीडियो बन रहा है, आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा आपसे। धन्यवाद। जय हिंद।